नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपका है केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। अब ये केमिकल जो काइनेटिक्स है वो बड़े मज़ेदार चैप्टर है। चैप्टर जो है ये आपका 4th नंबर कह सकते हो, 4th 3 जो भी नंबर कह सकते हो, क्योंकि ये जो केमिस्ट्री का चैप्टर है क्लास 12 के लिए, प्लस जो अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इससे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सवाल इससे आते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि एक तो सबसे पहले हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में दोनों में आपको प्रॉपर समझाया जाएगा, जिससे आप जो है अच्छे से क्लासेस को समझ सकें। तो यहाँ पर देख लेते हैं केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। अब केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है, ये आपको क्या पता है? केमिकल काइनेटिक्स का सबसे पहले मतलब क्या होता है? जैसे इसे हम क्या कह सकते हैं? रासायनिक गतिकी कह सकते हैं। केमिकल काइनेटिक्स का मतलब रासायनिक गतिकी, या फिर इसे हम कह सकते हैं रासायनिक बल गतिकी। ठीक है? तो 2 चीज़ें हम इसको कह सकते हैं। अब सबसे पहले ये केमिकल काइनेटिक्स आखिर होता क्या है? ये क्या है टॉपिक? ये सारी जानकारी इसमें हम देंगे। तो हिंदी, इंग्लिश मीडियम दोनों वालों के लिए इम्पोर्टेंट क्लास रहेगा। कहता है कि जो केमिकल काइनेटिक्स है, द स्ट्रीम ऑफ केमिस्ट्री दैट गवर्न्स द रेट ऑफ रिएक्शन अलोंग विथ देयर मैकेनिज्म इज टर्म्ड एज़ केमिकल काइनेटिक्स। मतलब क्या है कि जैसे रासायनिक, सबसे पहले तो इसका मतलब हम समझते हैं। इसका मतलब देखो, हम 2-2 तरह की से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। एक तो सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है कि रसायन विज्ञान यानी रासायनिक गतिकी का मतलब होता है कि जो रसायन विज्ञान है उसकी ये वह धारा है जो प्रतिक्रियाओं की दर और उनके तंत्र को नियंत्रण करती है। इसे ही हम केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। समझे? नहीं समझे? इसका मतलब ये है, जैसे रसायन विज्ञान की ये वह शाखा है जिसके अंतर्गत जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, रिएक्शंस होती है, रिएक्शन की दर जो तथा उनके जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, उनको कहते हैं रासायनिक बल गति। ठीक है? इसमें जैसे सांद्रता हो जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल सांद्रता, ठीक है? दाब, ठीक है? ताप, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें जो है इसमें हम अध्ययन करते हैं, ठीक है? तो इसे ही हम रासायनिक बल गतिकी कहते हैं, केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। अब जैसे तो आइए अब हम समझते हैं आगे। अगला टॉपिक, अगला पॉइंट हमें कहता है एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है? तो द रिएक्शन दैट अकर्स इन अ सिंगल स्टेप टू गिव द प्रोडक्ट इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री रिएक्शन। यानी वह अभिक्रिया जो एक ही चरण में होकर उत्पाद देती है, प्राथमिक अभिक्रिया कहलाती है, एलिमेंट्री रिएक्शन कहलाती है। फिर एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जटिल अभिक्रिया। इसमें द रिएक्शन दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन टू गिव द प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। यानी एक उत्पाद उत्पाद के देने के लिए जो प्राथमिक अभिक्रियाओं के अनुक्रमण के परिणाम स्वरूप होने वाली अभिक्रिया को ही हम जटिल अभिक्रिया कह देते हैं। इसी में होता है एक रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? तो द रेट एट द विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पार्टिसिपेटिंग इन केमिकल रिएक्शन अल्टर्स इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। यानी अभिक्रिया की वह दर जिस पर किसी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाली अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन होता है, वो अभिक्रिया की दर कहलाता है। फॉर एक रिएक्शन के लिए, प्रतिक्रिया के लिए, जैसे ए बी है, ठीक है? तो ए से बी। अब यहाँ पर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए क्या कहलाता है? कुछ ये कहलाता है, ठीक है? और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी ये कहलाता है। तो माइनस ट्रायंगल अंडर ब्रैकेट ए अपॉन ट्रायंगल टी। अब वही ठीक आपका आपको नीचे दिया गया है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी बराबर ये आपको दिया गया है। ठीक, तो यानी बस यहाँ पर नेगेटिव का एक आपको ए में बता रहा है और बी में जो है पॉजिटिव बता रहा है। तो ये जो है मतलब कह सकते हो कि उपस्थिति की दर है। एक बी जो है वो आपका उपस्थिति की दर है, और ए जो है वो आपका लुप्त होने की दर है। अब इसमें हम ऐसे समझेंगे कि एक जैसे सबसे पहले जो हम यहाँ पर भी पढ़ रहे थे कि वेग है। तो वेग जो है उसके आधार पर अभिक्रियाएँ होती हैं। अब अभिक्रियाएँ जो होती है उनके प्रकार भी कई सारे होते हैं। जैसे वेग के आधार पर अभिक्रिया हम 3 टाइप का कहते हैं, 3 टाइप्स का होता है। एक तीव्र अभिक्रिया जिसे हम फास्ट रिएक्शन कहते हैं। फास्ट रिएक्शन, अब ये फास्ट रिएक्शन क्या होता है कि वे रासायनिक अभिक्रिया जो 1 सेकंड, हाँ, याद रखना आपको, याद रखने वाली पॉइंट है कि 1 सेकंड से भी कम समय में जो पूरा हो जाती है, तीव्र अभिक्रिया कहलाती है, यानी फास्ट रिएक्शन कहलाती है। और अतः इन अभिक्रियाओं को वेग ज्ञात किया जाता है। वेग मतलब वेग ज्ञात नहीं किया जा सकता। इनका जो वेग होता है, वो ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इसमें जैसे एक आयनिक अभिक्रियाएँ होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बात करें
फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लें, जैसे आपका NaCl है, NaCl प्लस इसके साथ AgNO3 मिलके क्या बनता है? मिलके बनता है NaNO3 प्लस इसके साथ आपको रिलीज़ करता है, प्लस इसके साथ मिलके बनता है AgCl, ठीक है? तो ये जो है आपका क्या है? ये जो है एक सफ़ेद प्रोडक्ट बन के आ रहा है, यहाँ पर एक आयनिक अभिक्रियाएँ होती हैं। तो ये जो है हमारा पहला फ़ास्ट रिएक्शन कहलाता है। इसमें और भी रिएक्शंस है, जैसे एक होता है आपका सेकंड नंबर का रिएक्शन अति मंद रिएक्शन, यानी बहुत वेरी स्लो रिएक्शन। अब जो ये सबसे स्लो रिएक्शन है वो कौन-सी रिएक्शन है? अब इस रिएक्शन में क्या होता है कि जैसे ऐसे रासायनिक अभिक्रियाएँ जिनमें कुछ महीनों व वर्षों में भी अभिक्रिया के प्रारंभ होने की जानकारी भी नहीं है, अर्थात कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता है, कोई रिएक्शन नहीं दिखाई देता है, अति मंद अभिक्रिया कहलाता है। वेरी स्लो रिएक्शन कहलाता है और इनका जो वेग है ना, वो ज्ञात नहीं कर सकते। अब जैसे एग्जाम्पल की बात कर लो, कुछ तो रिएक्शंस होंगे जो रेट ऑफ रिएक्शन में हम पढ़ रहे थे। एक आपका जैसे है आपका आयरन, लोहा का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो मान लो लोहा का एग्जाम्पल है, रस्ट होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, तो क्या हम उसको देखते हैं कि अच्छा ये आयरन रखा हुआ था, लोहा रखा हुआ था इतने दिन से, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एक चमचमाता सुंदर था जब लाए थे, धीरे-धीरे घर में जो है आके जंग लगने लगा है, धीरे-धीरे वो ब्राउन कलर का, ब्राउनिश कलर का पड़ने लगा है, उस पर जंग लगने लगा है। तो आखिर वो होता कैसे? 1 दिन में तो नहीं हो जाता है, 10 दिन में तो नहीं हो जाता, धीरे-धीरे करके लगता रहता है, हम उसको देखते नहीं, फाइनल जब हो जाता है तो हमको पता चलता है। अब ये यहाँ पर रस्ट हो रहा है उस आयरन पर, तो वो हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं वेरी स्लो रिएक्शन के बारे में। एक होता है मंद रिएक्शन, ये तीसरे नंबर का पॉइंट है, इसे हम कहते हैं स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन। अब ऐसी जो रासायनिक अभिक्रियाएँ होती है, रासायनिक रिएक्शंस होती है, इसमें जो है कुछ मिनटों या घंटों में ये पूर्ण हो जाता है, स्लो रिएक्शन कहलाता है, ठीक है? अब इनका वेग जो है हम बहुत अच्छी बात है ज्ञात कर सकते हैं। ऊपर 2 हमने जाना था नहीं कर सकते लेकिन इसका ज्ञात कर सकते हैं। इसमें हम जैसे आणविक अभिक्रियाओं को लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो 2HO2 है, हाइड्रोजन ऑ ऑ ऑक्सी ऑक्साइड तो है ही प्लस इसके साथ जो है आपका ये आदान-प्रदान होता है 2H2O प्लस रिलीज़ होगा ऑक्सीजन। तो ये जो है एक आपका आवनिक अभिक्रिया है। अब जैसे हम पूरा जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर में हम पूर्ण रूप से जो मंद अभिक्रिया है, यानी स्लो रिएक्शन है, उसी का अध्ययन करते हैं। ये पूरा आपको जो चैप्टर है, वो स्लो रिएक्शन के बेस पर है। तो अभी तक मैंने जितने भी पॉइंट बताए थे, वो इसीलिए बताए थे कि ये जो है पूरा बेस्ड इसी पर। जो अभी हम पढ़ रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, यानी अभिक्रिया की दर या फिर वेग कि एकांक समय में किसी अभिक्रिया या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को हम रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग कहते हैं, ठीक है? तो इसमें अभिकारक होता है और उत्पाद की सांद्रता होता है और इनमें परिवर्तन होता है, ठीक है? चलिए, आगे चलेंगे अपने टॉपिक पर। आगे अपने टॉपिक पर चलते हैं। एक एवरेज रेट भी होता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ये क्या है? इस पर हम चलते हैं आगे टॉपिक पर। तो द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। समझे? नहीं समझे? जैसे इसमें एवरेज रेट में होता क्या है कि जैसे किसी एक निश्चित समय अंतराल में, एक फिक्स्ड समय टाइम में, जो समय टाइम को हम कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है? फिक्स टाइम है। इस अभिकारक में या फिर उत्पाद की सांद्रता में हुई परिवर्तन, अब जो परिवर्तन होती है उसको हम, ठीक है, उसको हम कुछ इस तरह से डिनोट कर देते हैं। अब इस परिवर्तन में जो है दर जो है उसकी अभिक्रियाओं का औसत वेग होता है या फिर दर होता है। तो ये जो है एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ये है। पॉजिटिव माइनस दोनों में आपको बताया गया। अभी मैंने आपको सारे बताए क्या-क्या क्या सिंबल किसके लिए है। अब देखो यहाँ पर आगे चलते हैं अपने टॉपिक पर। आगे अपने टॉपिक पर चलेंगे। अब ये क्या है? अगला आपका टॉपिक आता है इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में क्या होता है? इस रिएक्शन को हम कहते हैं प्रतिक्रिया की तत्कालीन रिएक्शन होना, तत्कालीन दर होना। अब इसमें जैसे दी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट एट द गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी इसमें क्या होता है कि जैसे किसी निश्चित समय में अभिकारक जो है और उत्पाद जो है उसकी सांद्रता में परिवर्तन होता है। फॉर एग्जांपल आपको दिया गया है जो इंटेन्युअस रेट ऑफ रिएक्शन जो है, इंस्टैंटेनियस जो रेट ऑफ रिएक्शन है, इसमें क्या होता है कि प्रतिक्रिया होता है तत्कालीन दर का
और यहाँ पर दर आपको बताया गया किस तरह से दर बराबर, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका है रेट ऑफ रिएक्शन विथ स्टोइचियोमेट्री। अब ये क्या है? तो ये जो है आपका जैसे मान लो कि एए प्लस बीबी मिलके सीसी बना रहा है। जो भी मैंने बताया था कि सी एसी क्या होता है? एसी के बारे में मैंने अभी बताया था आपको। आपने ध्यान से सुना होगा तो एसी की सांद्रता में हुई परिवर्तन की दर को हम एसी का देते हैं, ठीक है? तो यहीं पर आपको सी के बारे में बताया जा रहा है प्लस डीडी। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन का कुछ इस तरह से फॉर्मूला दिया गया है कि किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन होता है, ठीक है? स्टोइचियोमेट्री। चलिए आगे चलते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, यानी नेचर ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है? अच्छा, इससे पहले तो हम नेचर ऑफ रिएक्शन से पहले इसको समझते हैं कि प्रतिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाला क्या है? नेचर रिएक्टेंट क्या है? तो इन अ केमिकल रिएक्टेंट ओल्ड बॉन्ड आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड आर फॉर्म्ड, so the reactivity of substance depend on breaking and formation of special bond। इन्हें अभिक्रिया की प्रकृति किसी रासायनिक अभिक्रियाओं में पुराने बंध टूटे और नए बंध बनाते हैं। मतलब पदार्थ की जो अभिक्रियाशीलता है विशेष बंध के टूटने और बनने पर निर्भर करती है, ठीक है? और यहाँ पर एक फास्ट के थ्रू हो रहा है, एक स्लो के थ्रू हो रहा है, जो आपको यहाँ पर दर्शाया गया। तो आपको ये सारी चीज़ें जो है ध्यान में रखनी पड़ेगी। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें हम आगे चलकर जो है टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं, तो टेम्परेचर क्या है, ठीक है? और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हम इसमें पढ़ते हैं प्रेशर के बारे में। तो इन सभी चीज़ों को हमको आगे धीरे-धीरे करके पढ़ते चलना है। यानी अभिक्रियाओं की सांद्रता पढ़ते हैं, ताप का प्रभाव किस तरह से, उत्प्रेषक का प्रभाव किस तरह से होता है, ये सारी चीज़ें, दाब का प्रभाव कैसा होता है, ये सारी चीज़ें बताया गया। जैसे एक अभिकारक की सांद्रता आपको ध्यान में देना है। अभिकारक की सांद्रता नेचर ऑफ रिएक्टेंट के बारे में कि जैसे यदि किसी जो रासायनिक कारक है उनकी सांद्रता बढ़ाई जाती है, तो उसकी जो कण है, उसकी संख्या के बढ़ने के कारण जो टक्करों की संख्या भी बढ़ जाती है और जिसके कारण जो है अभिक्रिया का वेग जो है वो क्या होता है, वो भी बढ़ जाता है। फिर एक हम ताप की प्रभाव के कारण क्या होता है ये पढ़ते हैं। तो द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विद द राइज इन टेम्परेचर ड्यू टू increase in average kinetic energy, which in turn increases the number of molecules, which consequently increasing the number of effective collisions. The rate of a reaction is doubled, that is increased by 100% with 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। अच्छा, इसका मतलब क्या है? जैसे कि तापमान औसत गतिज ऊर्जा में वृद्धि के कारण तापमान में वृद्धि के साथ अभिक्रिया की दर बढ़ती है। इसमें जिससे अणुओं की जो संख्या है और परिणाम स्वरूप प्रभावित टकरावों की संख्या बढ़ जाती है और तापमान जो है 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के साथ अभिक्रिया की दर दुगनी कर देता है। मतलब 100 डिग्री बढ़ जाता है, 100% बढ़ जाता है। ठीक है? जैसे अभी आपको समझ में नहीं आया कि टेम्परेचर के हिसाब से कैसा प्रभाव होगा। देखो, ताप बढ़ने पर क्या होता है, रिएक्शन अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण उनके बीच होने वाले जो टक्कर जो होता है उनके बीच, उनकी संख्या भी बढ़ जाती है। मतलब कि प्रभावी जो टक्कर हो रहा है वो अधिक हो जाता है और लास्ट में जो उत्पाद है वो अधिक बन जाता है। और अतः जो अभिक्रिया का वेग है वो भी बढ़ जाता है। और एक नोट करने की बात, जो 10 डिग्री सेल्सियस राइज़, इसका मतलब क्या होता है कि 10 डिग्री ताप बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग जो है 2 गुना बढ़ जाता है। जो मैंने अभी बताया है 100% के लिए। ठीक है? समझ चुके हैं आप? चलिए आगे आता है कैटलिस्ट। अब ये कैटलिस्ट क्या है? तो ए कैटलिस्ट इंक्रीजेस विद द टेम्परेचर रिएक्शन बाय गिवन एन अल्टरनेटिव पाथ विथ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, ये फॉर द रिएक्शन टू प्रोसीड। अब जैसे क्या है? इसका मतलब देखो क्या होता है, उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक का प्रभाव क्या होता है? जैसे यहाँ लिखा गया है कि उत्प्रेरक प्रतिक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कम सक्रियण ऊर्जा ए के साथ एक वैकल्पिक पथ प्रदान करके प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाता है। तो एक तो ये बात है। अब उत्प्रेरक का प्रभाव, जैसे धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रियाओं के वेग को बढ़ा देता है क्योंकि वह जो है सक्रियण ऊर्जा ईए को उसके वेग को घटा देता है, मतलब कम कर देता है, जबकि जो है ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को घटा देता है क्योंकि वह जो है ईए को बढ़ा सकता है। और अभिक्रियाओं का पृष्ठ क्षेत्रफल कैसा होता है? तो ये भी आपको समझना पड़ेगा, पृष्ठ क्षेत्रफल कैसा होता है? अच्छा, उससे पहले हमने एक और चीज़ मिस कर दिया है यहाँ पर, ये है प्रेशर। प्रेशर के बारे में तो हमने पढ़ा ही नहीं, ठीक है?
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर चलेंगे, यानी अभिकारकों की सांद्रता क्या होती है, अभिकारक की सांद्रता क्या होती है वो हम आपको बताएँगे। उससे पहले हम चलते हैं प्रेशर पर। तो दाब का प्रभाव क्या होता है? दाब का प्रभाव इंक्रीज इन पार्शियली प्रेशर increases the number of collision, therefore the rate of reaction involving gaseous reactant increase with the increase in percent pressure। दाब का प्रभाव जैसे होता क्या है कि किसी जो गैसीय अभिक्रिया है उस पर दाब बढ़ाने से आयतन उसका घट जाता है, जिसके कारण अभिकारक अणुओं की सांद्रता बढ़ जाती है और लास्ट में जो अभिक्रिया है उसका वेग भी बढ़ जाता है। तो एक कॉन्संट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का मतलब ऐसा है जैसे अभिकारक की सांद्रता, यानी किसी रासायनिक अभिकारक की सांद्रता बढ़ाई जाती है तो कणों की भी संख्या के बढ़ने के कारण टकरावों की संख्या भी बढ़ जाती है, जिसके कारण अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। तो ये प्रेशर के बारे में बताया गया है। सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया के बारे में भी आप पढ़ सकते हो। इसमें अभिकारकों की प्रकृति का प्रभाव जैसे द्रव है, ठोस है, गैस है, इन सभी में होता है। इसमें मध्यम प्रकृति भी होती है, विकिरण का भी प्रभाव आता है। अभिक्रियाएँ जो है उनकी वेग के नियम भी होते हैं काफ़ी सारे। ठीक है? सरफेस एरिया में बताया गया है। तो द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ विद द इंक्रीज़ इन द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड रिएक्टेंट के बारे में। रेट लॉ क्या होता है? रेट लॉ ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट लॉ ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है अभिक्रिया का वेग का नियम का मतलब होता है कि अभिक्रियाओं के वेग और अभिक्रियाओं की सांद्रता में कॉन्संट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में क्या होता है कि जो उनके संबंध है, उनके स्थापित करने वाली जो समीकरण है, उनकी अभिक्रियाओं की वेग समीकरण या वेग नियम कहलाती है। इसे वेग नियम समीकरण भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखो एग्ज़ाम्पल दिया गया फॉर एग्ज़ाम्पल, एग्ज़ाम्पल ऐसा ऐसा है कि ए प्लस बी क्या है? एक प्रोडक्ट है, उत्पाद है, रेट लग रहा है वेग, वेग आपका कुछ इस तरह से है, यहाँ पर आपको के बराबर अब यहाँ पर ये के जो है कुछ इस प्रकार का है, इसे हम ऐसा कर देंगे, अल्फ़ा कर देंगे, तो ए टू द पावर एक्स और बी टू द पावर वाई रेट क्या है यानी वेग के बारे में ये बात कही गई है। यहाँ पर एक्स एंड वाई जो है मे और मे नॉट इक्वल टू ए एंड बी है, हो सकता है ए और बी के इक्वल या नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर के जो है रेट का कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है? चलिए और यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि वेग स्थानांतरक या विशिष्ट अभिक्रिया क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? ये भी आप पढ़ सकते हो। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अब जैसे प्रक्रिया क्रम में आता कैसे है कि जैसे द एडिशन ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन अ रेट लॉ एक्सप्रेशन गिवन गिव्स द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब इसका मतलब है कि जैसे दर नियम अभिव्यक्त में अभिकारक की सांद्रता की शक्ति को जोड़ने से प्रतिक्रिया का कम प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए लेट रेट कि ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई ऑर्डर यहाँ पर क्या बन के आएगा एक्स प्लस वाई, ठीक है। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट अब दर की स्थानांतरक की इकाई क्या है? तो स्थानांतरक की इकाई भी बता दिया गया है। के बराबर मोल लीटर टू द पावर -1 का स्क्वायर का होल -1 अब सेक यहाँ पर सेकंड है 7 टू द सेक टू द पावर मतलब सेकंड टू द पावर -1 यहाँ पर ये के का वैल्यू बताया गया कि कुल इतना है। यहाँ पर एन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, प्रतिक्रिया का क्रम, ठीक है? और ओ ऑर्डर प्रतिक्रिया के लिए यानी एन बराबर अ, ओ ठीक है? तो यहाँ पर जो है आपके फर्स्ट ऑर्डर के हिसाब से जो है आपकी प्रतिक्रिया के लिए ये सारी चीज़ दर्शाई गई तो आप इसको जो है प्रॉपर नोट कर लीजिएगा। सेकंड ऑर्डर के लिए भी जो है आपका क्या फ़ॉर्मूला लगता है के बराबर वो भी आपको दर्शाया गया है, नोट कर लेना है। फिर मॉलिक्यूलरिटी अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मॉलिक्युलरिटी का मतलब क्या होता है? इस पर भी हम चर्चा करते हैं। इसका मतलब जैसे आणविकता होता है कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग इन अ एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन दैट कोलाइड टू ब्रिंग अबाउट द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है? तो जैसे किसी प्राथमिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया को भाग लेने वाले अणुओं की संख्या जो टकराकर रासायनिक क्रिया को जन्म देता है, उसे हम अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं, ठीक है? इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हमने पढ़ा था उन सभी के बारे में, एक ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन भी होता है, शून्य अभिक्रिया की कोटि होता है, ठीक है? तो वो भी आपको ऊपर सारे बता दिया गया है।
आगे हम चल रहे थे मॉलिक्युलरिटी पर, तो मॉलिक्युलरिटी पर भी हम अच्छे से चलेंगे। सो यहाँ पर आपको बताया गया है कि द वैल्यू ऑफ मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन इज ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, यानी किसी अभिक्रिया की आणविकता को मान सदैव धनात्मक होता है। तो लेट अस कंसिडर फॉलोइंग रिएक्शन, जितने भी रिएक्शन है ए प्लस बी मिलकर प्रोडक्ट बनाता है, ए प्लस टू बी मिलकर प्रोडक्ट बनाता है, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर प्रोडक्ट बनाता है। इनका मॉलिक्युलरिटी ए प्लस वन टू, मॉलिक्युलरिटी वन प्लस टू थ्री, और मॉलिक्युलरिटी वन वन वन, तीनों को जोड़ने के बाद थ्री आता है। समझे? जैसे इसमें इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होती है, ठीक है? एकीकृत दर समीकरण, इसमें होता है शून्य क्रम अभिक्रिया। समझे? नहीं समझे? शून्य क्रम की कोटि, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अभी दोज रिएक्शन whose rate depend upon zero concentration terms of reaction। वह अभिक्रिया जिसकी दर वेग वेग जिसे कहते हैं, उसकी अभिक्रियाओं की सांद्रता पर, कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं करता है, वो शून्य कोटि अभिक्रिया कहलाता है। मान लीजिए आपको यहाँ पर देखो पूरा प्रॉपर जो है ये सारी चीज़ें बताई गई किस तरह से, ये लंबा-चौड़ा में आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है? हम शॉर्ट फॉर्म में इसको निकालने की कोशिश करें, तो मान लीजिए कि अभिक्रिया जो है लेट कर लेते हैं हम R का P है, ठीक है? मान लिए, तो यहाँ पर जो हमारा वेग जो होगा वो क्या होगा? वेग जो है वेग बराबर K Rn, और यहाँ पर जो योरी है वो n बराबर 0 है। तो हम कह सकते हैं रेट बराबर कि R इज़ इक्वल टू K इंटू 1 बराबर K, यानी R बराबर K, यानी रेट बराबर वेग बराबर K, ठीक है? K मतलब ये कांस्टेंट हो गया। समझ सकते हो? तो ये जो है आपका एक शून्य अभिक्रिया की कोटि का वैल्यू कहलाता है। यहाँ पर K बराबर जो है फाइनल बताया गया है कि क्या कहलाता है। इसमें आपका आता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि के रिएक्शन। तो प्रथम कोटि के रिएक्शन के बारे में आप पढ़ सकते हो। शून्य कोटि के रिएक्शन के इसमें वेग के नियम, समीकरण ये सारी चीज़ें आती है। प्रथम कोटि की विक्रियाओं के लिए समीकरण आता है। तो दोज़ रिएक्शन व्होज़ रेट डिपेंड अपॉन वन कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट, जो रेट ऑफ डिपेंड होता है, जो रिएक्शन डिपेंड होता है एक कंसंट्रेशन, एक सांद्रता टर्म पर, जो रिएक्टेंट के हैं। ठीक है? इसमें भी आपको सारी चीज़ें बताई गई है। इसमें अभी आपको पूरा इक्वेशन के थ्रू बताया गया। ये पूरा जो है एक इक्वेशन बेस्ड ही है, तो इक्वेशन बेस्ड पर आप जो है इसको प्रॉपर बना सकते हैं। इसके लिए जो है अगर चाहें तो एक प्रॉपर क्लास भी करवा लिया जाएगा, जितने भी इसके एक्सरसाइज़ हैं। बाकी आगे चलेंगे हम हाफ लाइफ रिएक्शन, अर्ध आयुकाल या अभिक्रिया की अर्ध आयु। तो द टाइम इन व्हिच द कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड टू वन हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल कंसंट्रेशन इज कॉल्ड हाफ लाइफ रिएक्शन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय T 1/2। ठीक है? जैसे आप समझे? नहीं समझे इसका मतलब ऐसे क्या है? जैसे कि अर्ध आयुकाल वह समय होता है जिसमें कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा को आधा रह जाता है। ठीक है? आधा रह जाता है और अर्ध आयुकाल कहलाता है। इसे हम 1/2 से प्रदर्शित करते हैं, और यहाँ पर जो है एक इक्वेशन के थ्रू बताया गया है कि यदि प्रारंभिक सांद्रता हम मानते हैं, इधर मैं बताता हूँ, यदि प्रारंभिक सांद्रता मानते हैं कि R है, ठीक है? R है, और R बराबर जो है आपका A, तो अर्ध आयु के बाद जो इसका सांद्रता जो कहलाएगा, कंसंट्रेशन जो कहलाएगा, वो आपका मतलब हाफ लाइफ रिएक्शन के बाद जो है इसका कंसंट्रेशन बन के आएगा R बाय 2। ये 1 ए लिख दिया गया, ये होगा 2, ठीक है? और बराबर क्या कहलाएगा? A बाय 2। तो ये जो है आपकी अर्ध आयु के बाद सांद्रता हो। अब इसमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या कहलाएगा? हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या कहलाएगा? कि जैसे एक वैल्यू है, मान लो कि के हम कह सकते हैं के से, या फिर टी से डिनोट किए, कोई बात नहीं, टी से डिनोट करते हैं। मान लो कि के से डिनोट करते हैं, समझ में आ रहा है ना कि के का मतलब क्या है? तो के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग, लिखने में थोड़ा ये कठिनाई हो रही है, लॉग, 1 मिनट रुक जाइएगा, इस शॉर्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। जैसे मानते हैं कि के बराबर जो है आपका 2.303
303 है अपॉन टी है, तो log r बाय r। तो यहाँ पर k बराबर जो क्या है, k बराबर का वैल्यू जो है कुल इतना है 2.303 और अपॉन में t 1/2 इंटू लॉग 10 a/2 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी 1/2 इंटू लॉग 10 टू द पावर 2। तो ये एक पूरा प्रॉपर जो है वैल्यू इसका निकल के आता है। वैल्यू काफी इसका लंबा चौड़ा है, ठीक है। इसमें जो प्रथम कोटि की काफी अभिक्रियाएं हैं जो लंबा चौड़ा है, और प्रथम कोटि के जो है लक्षण भी आते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, जैसे इक्वेशन में दिया गया है कि वेग का नियम जो है आर बराबर के आर कहलाता है, जो मैंने अभी ऊपर बताया था आपको। इसमें प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया है उसकी सांद्रता n से गुना करने पर अभिक्रिया का वेग n गुना हो जाता है, और जो प्रारंभिक व अंतिम सांद्रता है इससे संबंधित जो है वैल्यू जो मैंने अभी आपको बताया है ऊपर में कुल या फिर हम तो एक तो ऐसा कर सकते हैं कि k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग 10 आर अपॉन आर, ये कह सकते हैं वैल्यू, या फिर हम आर बराबर आर डॉट ई टू दी पावर माइनस के टी। तो ये वैल्यू होगा हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसमें सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी एक होता है, ठीक है। एक मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन भी कहलाता है। तो इन सभी चीजों को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, आइए चलते हैं। जैसे जैसे है आपका सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वे अभिक्रिया द रिएक्शन विच आर नॉट ट्रूली ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट अंडर सर्टेन कंडीशन बिकम रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर आर कॉल्ड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे कि वे अभिक्रिया जो वास्तव में प्रथम कोटि की नहीं होती किंतु कुछ निश्चित परिस्थितियों में प्रथम कोटि की हो जाती है, उसे हम जो है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। उदाहरण के लिए आपको बताया गया प्रॉपर इक्वेशन के थ्रू इसका रेट वैल्यू जो ये है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका 1 होता है। एक्टिविटी एनर्जी ई ए जिसे कहते हैं हम, एक्टिविटी एनर्जी का मतलब यही है शॉर्ट फॉर्म ई ए। अब इसमें क्या होता है कि द मिनिमम क्वालिटी ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट और टू प्रोड्यूस एन अनस्टेबल इंटरमीडिएट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। अभिकारकों को उत्पादन में रूपांतरित करने या अस्थिर जो मध्यवर्ती उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बाह्य ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा को सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। और फिर आपका जो है इसमें द रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिवेशन एनर्जी, यानी प्रतिक्रिया की दर सक्रियण ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे आपको देखो एक है डायरेक्ट रिएक्शन और एक आपका डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन दोनों है, एक एंडोथर्मिक के लिए एक एक्सोथर्मिक, कुछ इस प्रकार। Therefore, greater value of activation energy lead to low rate of reaction and increased influence of temperature change on the rate of concentration। इसलिए जो संक्रियण ऊर्जा है उसका अधिक मान प्रतिक्रिया की दर को कम करता है और दर स्थानांतरक पर तापमान परिवर्तन के प्रभाव को बढ़ाता है। एक एरिहेनियस इक्वेशन है। अब इस समीकरण में क्या होता है कि दी फॉर्मूलाज यूज्ड टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एंड जस्टिफाई द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एरिहेनियस इक्वेशन। जैसे कि सक्रियण ऊर्जा की गणना करने और प्रतिक्रिया की दर पर तापमान के प्रभाव को उचित ठहराने के लिए उत्पादन उपयोग किए जाने वाले सूत्र को एरिहेनियस समीकरण कहते हैं। इसमें जो है गिवन दिया गया है ये फार्मूला को आपको याद रखना है। यहीं पर जो है के बराबर रेट कांस्टेंट है, ई बराबर फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, ई बराबर एक्टिवेशन एनर्जी है, जी बराबर आर बराबर जो है गैस कांस्टेंट है, ई बराबर टेम्परेचर इन केल्विन। तो प्रॉपर इसका इक्वेशन अब दिया गया, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। बाकी इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन केमिकल रिएक्शन क्या कहलाता है, ये जो है आपका टॉपिक है। मतलब कि रासायनिक पर उत्प्रेरक का प्रभाव। रिएक्शन इसमें ऐसा होता है कि ए कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय गिविंग एन अल्टरनेटिव पाथ विथ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी ये फॉर द रिएक्शन टू प्रोसीड। ऐसे अभिक्रिया ये है, इनमें जो है उत्प्रेरक अभिक्रिया को आगे बढ़ने के लिए कम सक्रियण ऊर्जा ये वाला एक वैकल्पिक मार्ग देकर अभिक्रिया की दर को बढ़ता है। इसमें कॉलिजन थ्योरी का मतलब होता है टक्कर सिद्धांत। So according to collision theory, the molecules collides with great kinetic energy in order to bring about a chemical reaction। जैसे
टक्कर सिद्धांत के अनुसार रासायनिक प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए अणु अत्यधिक गतिज ऊर्जा के साथ टकराता है। ठीक है? यहाँ पर रेट बराबर वैल्यू यहाँ है और यहाँ पर आपको ZA बी दिख रहा है, इसका वैल्यू होता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, टकराव की आवृत्ति। कोलिजन फ्रीक्वेंसी Z बराबर मतलब ये है जो प्रति इकाई आयतन की प्रति समय इकाई समय में होने वाले टकराव की कुल संख्या। ठीक है? यहाँ पर एक है आपका इफेक्टिव कोलिजन। अच्छा, इफेक्टिव कोलिजन का मतलब क्या होता है? तो इफेक्टिव कोलिजन का मतलब जो होता है आपको ध्यान देना है कि इफेक्टिव कोलिजन का मतलब होता है बात कर लेते हैं प्रभावी टक्कर। अब जैसे इसमें जो है प्रभावी टक्कर का मतलब है पहला आपका मॉलिक्यूल्स मस्ट कोलाइड विथ सफिशिएंट एनर्जी कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी, यानी अणुओं की पर्याप्त ऊर्जा के साथ टकराना चाहिए जिसे थ्रेशोल्ड ऊर्जा कहते हैं। और मॉलिक्यूल्स मस्ट बी ओरिएंटेड प्रॉपर्ली इन ऑर्डर टू ब्रेक बोल्ड बॉन्ड एंड फॉर्म न्यू बॉन्ड, जैसे पुराने बंधनों को तोड़ने के लिए नए बंधन बनाने के लिए अणुओं का उचित दिशा में उन्मुख होना। और इसमें इन मेनी रिएक्शन कई सारी की प्रतिक्रिया है, जैसे आपका देखो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है। रेट की वैल्यू पी, पी जो यहाँ पर अच्छा जेई एबी की तो मतलब समझ के कोलिजन फ्रीक्वेंसी है। पी का बराबर होता है स्ट्रिक फैक्टर। तो लास्ट लास्ट टॉपिक यही था, इसके बाद खत्म। जी हाँ। तो अगर ये आपको क्लासेस पसंद आई तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना क्योंकि क्लास 12 से जितने भी आपको क्लासेस है यहाँ पर आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्लासेस किस चैप्टर पर चाहिए प्लस किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट था। सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, शेयर करें वीडियो को। मिलते हैं फिर अगले क्लासेस के साथ। जय हिंद, बाय।